कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सब्जेक्ट है सेमेस्टर 1 बीकॉम के लिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से। इसको मोटा मोटी मेरे नोट्स के हिसाब से मैंने 6 पेजेस में डिवाइड किया है, तो हम लोग ये 6 पेजेस में पूरा नोट्स पढ़ेंगे और उसके बाद एक बुक से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में या कंटेंट फॉर्मेट में डिटेल में देख लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ये सब्जेक्ट का नाम है। ये अडॉप्ट कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बात हो रहा है यहाँ पे। वो अडॉप्ट कब हुआ? 26/11/1949। इसका प्रीएम्बल क्या है? इसको सर 395 आर्टिकल्स है इसमें। जैसे लॉ में सेक्शन होते हैं वैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल्स है। यहाँ पे 395 आर्टिकल्स है, 12 टेबल्स है। शेड्यूल माने टेबल्स होते हैं, तो 12 टेबल्स है। 97 टाइम इसको अमेंडमेंट किया गया है। अब तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 97 टाइम अमेंडमेंट यानी चेंज, थोड़ा बहुत चेंजेस हो चुका है। और 5 इसका अपेंडिसेस है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है देश का वो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल भी है। मतलब कुछ चीजें हैं आपको कंपलसरी माननी पड़ेगी, कुछ चीजें हम अपने सर्कमस्टांसेस सिचुएशन के हिसाब से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। और ये क्वासी फेडरल है। फेडरल क्या होता है? हमारे इंडिया में स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग है, तो रूल मेकिंग पावर्स भी अलग अलग है। कोर्ट के कुछ पावर है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पावर है, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर है, कुछ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के पावर है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्वासी फेडरल है, मतलब सब कुछ मिला जुला के। एक जगह सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं है, सारा कुछ पावर एक हैंड में नहीं है। प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट बेसिक स्ट्रक्चर। प्रीएम्बल होता क्या है? सब प्रीएम्बल यानी एक तरीके से तुम समझो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन हमारा बेसिक स्ट्रक्चर एंड फीचर्स बताता है। एंड हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की सोच के साथ लिखा गया। दैट मीन व्हाट इज इट स्पिरिट। तो यह प्रीएम्बल हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, फीचर और स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो प्रीएम्बल की एकदम बेसिक लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू constitute इंडिया into a, हम लोग इंडिया को कैसा बना रहे हैं? सोलेमली मतलब मिलके सब, रिजॉल्व यानी डिसीजन पास करना। लॉ में ना रिजॉल्व वर्ड यूज होता है डिसीजन पास करने के लिए। तो हम लोगों ने मिलके ये डिसीजन लिया है कि हमारा इंडिया सोवरेजन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेकुलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा और रिपब्लिक होगा। एंड इट सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और ये सारे सिटीजन को सिक्योरिटी देता हो। मेन 5 पिलर है। पिलर सोवरेजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जिसमें सेकुलर और डेमोक्रेसी बाद में ऐड हुआ था। पहले 3 ही थे, सोवरेजन, सोशलिस्ट एंड रिपब्लिक। इनका डिटेल में आगे हम लोग पढ़ने वाले। अब यहां पे एक लैंग्वेज यूज हुआ है, इट सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। क्या चीज से सिक्योरिटी? सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सर जस्टिस दिएगा। 5 चीजों, 4 गोल है। सिक्योरिटी का मतलब 4 गोल है हमारे। हाउ मेनी गोल्स? 4 गोल्स। गोल या ऑब्जेक्टिव जो भी बोलो आप। पहला है जस्टिस, यानी सोशली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली कोई भेदभाव नहीं होगा। सोसाइटी वाइज भेदभाव हमारे यहाँ वैल्यू नहीं माना जाएगा। जात पात का भेदभाव होता है वो अलग बात है, बट ये लॉफुली या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से गलत है। ऐसा कोई भी केस पकड़ा जाए तो उसमें पनिशमेंट है। पॉलिटिकली भेदभाव नहीं होगा कि मैं तुमको दूंगा तुमको नहीं दूंगा। एज अ पॉलिटिकल पार्टी तुम मेरे को वोट करोगे तो मैं तुमको फ्री गिफ्ट दूंगा, बाकियों को नहीं दूंगा। राशन तुमको दूंगा, उसको नहीं दूंगा। और इकोनॉमिकली भेदभाव नहीं होगा। तो ये 3 वाइज भेदभाव नहीं हो रहा है जस्टिस। लिबर्टी माने इंडिपेंडेंस, तो सोचने का आजादी, एक्सप्रेस करने का आजादी, बिलीफ यानी अपना रिलीजन मानने का आजादी, फेथ का आजादी और वर्शिप का आजादी। तो सोचने का यानी थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप का लिबर्टी। दिस इज आवर सेकंड गोल। तो ये भी ऑल सिटीजन के लिए। इक्वालिटी यानी स्टेटस वाइज, अपॉर्चुनिटी वाइज, प्रमोशन यानी प्रमोट वाइज सबको सेम लेवल मिलेगा। फ्रेटर्निटी यानी डिग्निटी, सबका सेल्फ रिस्पेक्ट। इंटीग्रिटी यानी एकता, यूनिटी एंड ऑफ द नेशन, देश का एकता। और इंटीग्रिटी माने मिलजुल के, और डिग्निटी माने हमारा क्या बोलते हैं उसको, प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट।
तो 4 मेन गोल है हमारे प्रीएम्बल के। तो एग्जाम में अगर प्रीएम्बल पे शॉर्ट नोट आया तो पहले मीनिंग लिखोगे, जहां बोलोगे हमारा प्रीएम्बल बताता है बेसिक स्ट्रक्चर, फीचर और स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर वी द पीपल वाला पूरा लैंग्वेज लिखोगे, जिसमें 5 इंपॉर्टेंट पिलर्स हो गए, SSSDR, SSSDR, सोवरेजन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। और फिर 4 गोल लिखोगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये रिजेंबल क्या कर रहा है? वी द पीपल। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला लाइन यही है, वी द पीपल। मतलब लॉ किसी एक ने नहीं बनाया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन किसी एक ने नहीं बनाया है, सबने मिलकर बनाया है। वी द पीपल, हमने, यानी ये पावर टू कॉमन मैन है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कॉमन मैन को पावर देता है। हमने कहा, मैंने पहले कहा था कि ये 2 वर्ड बाद में ऐड हुए थे, सोशलिस्ट और सेकुलर। ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुए थे, जब कॉन्स्टिट्यूशन को 42nd टाइम चेंज किया गया था। हमने ऊपर पढ़ा है टोटल कितनी बार अमेंडमेंट हुए, 97 टाइम्स। तो जब 42nd टाइम अमेंडमेंट हुआ 1976 में, तब ये 2 पॉइंट और जोड़े गए थे। अब एक एक करके वो 5 वर्ड का मीनिंग। सर सबसे पहला वर्ड है सोवरेजन। सोवरेजन माने इंडिया इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली इंडिपेंडेंट। सोवरेजिनिटी मतलब आजादी, अंदर से भी और बाहर से भी। मतलब कोई भी फॉरेन कंट्री हमको कंट्रोल नहीं करेगा, हमारा डिसीजन हम खुद लेंगे। जैसे अभी इंडिया इजराइल ईरान का वॉर चल रहा है, सॉरी अमेरिका इजराइल एंड ईरान का वॉर चल रहा है, बट इंडिया बोल रहा है हम अपना डिसीजन खुद लेंगे, हमको कहां से तेल लेना है। रशिया से तेल लेने मना किया जा रहा है, बट इंडियन गवर्नमेंट बोल रहा है वी विल डिसाइड, नॉट एनी अदर कंट्री विल डिसाइड। सोशलिस्ट, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोसाइटी वाइज और मनी वाइज यानी इकोनॉमिक्स वाइज कोई भेदभाव नहीं होगा। कोई भी कास्ट, कलर, क्रीड, जेंडर, रिलीजियन, लैंग्वेज, इनके हिसाब से सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा, इनमें कोई भेदभाव नहीं होगा। देखो यही सब वर्ड्स लिखना आना इस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन आएगा। यू शुड हैव अ प्रॉपर पॉइंट्स टू राइट। तो किसी भी बेसिस पे भेदभाव नहीं होगा इसमें, कास्ट, कलर, रिलीजियन, जेंडर, क्रीड, लैंग्वेज, ये सब वाइज सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा। एरिया वाइज, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज। सेकुलरिज्म, सेकुलरिज्म माने इक्वालिटी टू ऑल रिलीजन एंड रिलीजियस टॉलरेंस। हम लोग एक दूसरे को धर्म को लेके भड़केंगे नहीं, सब एक दूसरे के धर्म का रिस्पेक्ट करेंगे, सबको इक्वालिटी मिलेगा। नो आइडेंटिटी एंड ऑफिशियल स्टेटस, ऑफिशियल स्टेट रिलीजन किसी भी गवर्नमेंट का, या स्टेट का मतलब वो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र वाला स्टेट नहीं, या स्टेट मतलब गवर्नमेंट है। हमारे लॉ में जब भी वर्ड पढ़ते हो स्टेट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं होगा, स्टेट का कोई रिलीजियन नहीं होगा। इंडिया इज नॉट ए थियोक्रेटिक स्टेट, सॉरी थियोक्रेटिक स्टेट नहीं है इंडिया। इंडिया इज नॉट ए थियोक्रेटिक स्टेट, ये रिलीजियसली न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल। डेमोक्रेटिक मतलब कोई भी चीज मेजोरिटी से डिसाइड होना। डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है मेजोरिटी। तो डेमोक्रेसी फॉर्म्स गवर्नमेंट दैट इज मेजोरिटी। गवर्नमेंट जो भी बनेगा मेजोरिटी से बनेगा, वोटिंग होगा, जिसको ज्यादा वोट मिलेगा। मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, मेरे को तुमसे ज्यादा वोट मिला। अगर एक डिसीजन लेना है, 10 लोग बैठे हैं वहां पे, 6 लोग हाँ बोल रहे हैं तो डिसीजन पास, और 6 लोग ना बोल रहे तो डिसीजन नॉट पास। मोर देन 50%। तो डेमोक्रेसी गवर्नमेंट का जो भी फॉर्मेशन होगा, स्टेट हो चाहे सेंट्रल हो, हमेशा मेजोरिटी रूल से होगा। तो वही लिखा, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मेजोरिटी रूल इलेक्टेड बाय पीपल। पब्लिक के वोटिंग से ही इलेक्शंस होंगे, चाहे वो स्टेट हो या यूनियन। यूनियन माने सेंट्रल, और यहां स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट। एंड लोकल बॉडी भी, मतलब म्युनिसिपैलिटी में भी वोटिंग होकर चीजें डिसाइड होगी। रिपब्लिक, नेक्स्ट वर्ड इज
रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टेन्योर। कोई भी इलेक्शन होगा वो फिक्स पीरियड ऑफ टेन्योर के लिए होगा, उसके बाद दोबारा इलेक्शन होना पड़ेगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड बाय इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखो हम लोग गवर्नमेंट चूज करते हैं, हम लोग नेताओं को इलेक्शन में जिताते हैं, नेता चूज करते हैं कौन प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनेगा, हम लोग नहीं चूज करते एज ए पब्लिक। यही हमारा एक डिफरेंट सिस्टम है। अमेरिका में ट्रंप जीतेगा या बाइडेन, वो वहां का पब्लिक ट्रंप को वोट कर रहा है या बाइडेन को वोट कर रहा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम मोदी को वोट करेंगे या राहुल को वोट करेंगे। हमारे यहाँ क्या होगा, हम अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का अपने अपने एरिया का नेता चूज करेंगे। अब वो नेता जिस पार्टी के सबसे ज्यादा जीत के आएंगे वो पार्टी जीतेगा, मेजोरिटी उस पार्टी का होगा, फिर वो पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर चूज करेंगे। और पार्लियामेंट में जितने नेता जाएंगे वो लोग वोट करके प्रेसिडेंट चूज करेंगे। तो ये हमारे चूजिंग का सिस्टम है, यही है रिपब्लिक। एक इंपॉर्टेंट बात, इंडिया में ऐसा कोई भी कानून, आई रिपीट कोई भी कानून, क्राइम लॉ, सिविल लॉ, कमर्शियल लॉ, कोई भी लॉ इंडिया में ऐसा फ्रेम नहीं हो सकता जो प्रीएम्बल को वायलेट करता हो या प्रीएम्बल को ब्रेक करता हो। ये था हमारे प्रीएम्बल का पॉइंट्स। अब आता है फीचर्स, फीचर्स ऑफ प्रीएम्बल या फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सोर्स ऑफ अथॉरिटी किसको है? कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन, मेरा ये नोट्स थोड़ा सा दिखने में क्लियर नहीं है, मैं ये वीडियो जब अपलोड करूंगा उसके साथ क्लियर पिक्चर वाले नोट्स अपलोड कर दूंगा, जहां पे पिक्चर क्लियर नजर आ रही है, तो आपको नोट्स वीडियो के लिंक में मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हैज इट्स पार्ट इन द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब पब्लिक का भी पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होने में। ये मैंने पहले भी कहा था, वी द पीपल है, यानी अथॉरिटी किसको है? जनरल पब्लिक को। इट हैज इन अथॉरिटी फ्रॉम पीपल। कॉन्स्टिट्यूशन को पावर किसने दिया? पीपल ने, हम लोगों ने। पीपल हैज डिक्लेयर्ड इट्स सोवरेन। इट हैज बीन फ्रेम्ड बाय पीपल ऑफ इंडिया बाय इलेक्टेड मेंबर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू। यहां हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त कौन लोग बैठे थे? 1951 में ये एप्लीकेबल हुआ था, 1949 नवंबर में ये पहली बार अडॉप्ट हुआ था, 25 नवंबर 1949, और एप्लीकेबल हुआ था 26 जनवरी 1951। 26 जनवरी 1951 को रिपब्लिक डे मनाते हैं, वही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एप्लीकेबल डेट, उस दिन से एप्लीकेबल हुआ था। तो यहां पर कौन लोग थे उस समय? 1 नंबर जवाहरलाल नेहरू, 2 नंबर BR अम्बेडकर, 3 नंबर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 4 नंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल, और कुछ और लोग भी थे। तो ये लोगों ने बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा अप्रूवल किया था। ये वाला फीचर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट लिख सकते हो। नेचर ऑफ द स्टेट, सोवरेन होंगे, सोशलिस्ट होंगे, सेकुलर होंगे, डेमोक्रेटिक होंगे, रिपब्लिक होंगे, यानी वही जो मैंने 5 पिलर आपको बोले थे। ये 2 फीचर्स हो गए एग्जाम में लिखने लायक। अगर एग्जाम में फीचर आ जाए तो पहले ये वाला पॉइंट लिखते हुए नहीं 5 पॉइंट को एक्सप्लेन कर देना जो मेरे नोट्स में लिखा हुआ है। अब आता है वो जो 4 ऑब्जेक्टिव थे उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया है यहाँ पे। पहला ऑब्जेक्टिव था जस्टिस, दूसरा लिबर्टी, तीसरा इक्वालिटी, चौथा फ्रेटर्निटी। जस्टिस माने मैंने पहले कहा था सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ये वही वाले नोट्स है बट थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि ज्यादा लिख सकूं। अगर एग्जाम में आ जाए ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया, तो आपको ये 4 फीचर्स 4 ऑब्जेक्टिव लिख के आने, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। पहला क्या है? जस्टिस। कैसा जस्टिस? सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, रिटन इन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल चैप्टर। ये कहां लिखा है कि हमको सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली इक्वालिटी मिलेगा? ये लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट्स में। आपको, मेरे को एज एन इंडियन सिटीजन कुछ फंडामेंटल राइट्स मिले, वो हमारा हक है, हक, और कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। जो भी राइट्स में लिखा है वो तो कंपलसरी है,
डायरेक्टिव प्रिंसिपल यानी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा गया है ये पॉइंट्स, डायरेक्टिव्स, ताकि कोई भी लॉ मेकर उनको फॉलो करके रूल्स बने। लेकिन राइट्स जो लिखे हैं वो हमारे हक है एग्जैक्टली। तो देखो मैंने यहां पे कहा, एक एक करके पकड़ा मैंने। सोशली, तो टू रिमूव द बैरियर ऑफ कास्ट, क्लास, क्रीड एंड रेस। हम लोग जेंडर, रिलीजियन और भी अदर वे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, इनको रिमूव करेंगे धीरे धीरे। ये हमारे इंडिया में भयानक था उस समय, आज भी बहुत है, आज भी बहुत है। ये दलित जाति है, ऊंची जाति है, नीची जाति है, धर्म वो धर्म बहुत है, लेकिन बहुत हद तक कम भी हुआ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये पब्लिक को पावर दिया इक्वालिटी के राइट का। उस समय तो भयानक लेवल पे था, तो ये लिखना बहुत जरूरी हो गया था कि इनको हटाना है। अनटचेबिलिटी, इसको तो पूरा अनलॉफुली डिक्लेयर कर दिया गया, छुआछूत जिसको बोलते हो, वो जाति वाइज, वो सबको एकदम हटाया गया। इसके लिए पूरा अनटचेबिलिटी एक्ट बनाया गया 1955, जिसको लेटर ऑन चेंज करके बोला गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। पहले उसको बोला गया था अनटचेबिलिटी एक्ट, लेकिन थोड़ा नाम और लगता है, इसलिए इसका नाम दिया गया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955। बैकवर्ड क्लास को थोड़ा रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो लोग आगे आए, ब्रिंग देम टू द मेन स्ट्रीम। तब तो भयानक था, आपको लगता होगा पढ़ के अरे ये क्या रिजर्वेशन चल रहा है, बट उस समय इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया था क्योंकि ऊंची जाति वाले बैकवर्ड क्लास लोगों को आगे आने ही नहीं देते, तो उनको भी रिजर्वेशन दिया था कि वो लोग भी जॉब करे, पढ़े लिखे और आगे आए सोसाइटी में। शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एक्ट बना 1989 में, जिसमें ये सब कास्ट, सब ट्राइब, ये सब रूल बने। वुमेन राइट्स को लेकर आया गया जॉब में, तो ये सब कम्स अंडर द ऑब्जेक्टिव जस्टिस। फिर आया लिबर्टी। लिबर्टी माने फ्रीडम। लिबर्टी का सिंपल मीनिंग बोलो तो फ्रीडम। फ्रीडम क्या बात का? एक्सप्रेशन का, रिलीजियन का, लाइफ का, आजादी का, मतलब कोई मेरे को गुलाम बना के नहीं रख सकता। इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन एनी ग्राउंड। अब देखो यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा आर्टिकल नंबर 14 to 18, आर्टिकल नंबर 25, आर्टिकल नंबर 21, आर्टिकल नंबर 19, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे डिटेल में। फिर है फ्रेटर्निटी, यूनिटी अमंग द सिटीजन। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसको डाला गया अलग से कि हमारे यहाँ यूनिवर्सली डिक्लेयर किया गया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ 1948। सब ह्यूमंस को फ्री एंड इक्वल डिग्निटी यानी रिस्पेक्ट देने का बात हुआ, सबको बराबरी का रिस्पेक्ट देने का बात हुआ। ये ब्रदरहुड ऑफ स्पिरिट का बात करता है, ब्रदरहुड स्पिरिट का, भाईचारा, हम सब भाई भाई, भाई बहन। तो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हमारे 4 ऑब्जेक्टिव हो गए। मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, इसको आप बना के लिख पाओगे। एक बहुत छोटा सा एग्जाम में आंसर आता है, लेकिन आता है रूल ऑफ लॉ। लॉ विल बी द सुप्रीम ओवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ये लिखा गया इंडिया में कि पॉलिटिशियन से ऊपर भी कानून होगा, नेता सबसे ऊपर नहीं होंगे। लॉ सुप्रीम होगा, लॉ हेड होगा, लॉ एपेक्स होगा, एपेक्स। किनके ऊपर? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी यानी गवर्नमेंट्स। इलेक्टेड यानी हमने वोट किया, रिप्रेजेंटेटिव यानी नेता या गवर्नमेंट हमारी रिप्रेजेंटेटिव है, और क्योंकि वो लोग ग्रुप है इसलिए बॉडी का आ गया। इन सब के ऊपर लॉ होगा। अब आते हैं मेन आंसर पे, फंडामेंटल राइट्स एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक है। आर्टिकल नंबर याद करने पड़ेंगे आपको, यू हैव टू लर्न आर्टिकल नंबर, इसलिए मैंने वैसे ही चार्ट बनाया। तो आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक है। पहला है राइट टू इक्वालिटी, पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी। देखो हमारे 6 फंडामेंटल राइट है। नंबर 1 राइट टू इक्वालिटी, नंबर 2 राइट टू फ्रीडम, नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, नंबर 4 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, नंबर 6 राइट टू कंपल्सरी एक्वायर प्रॉपर्टी। ये डिलीट हो चुका है, इसीलिए मैंने 6 बोला। ये पहले था, पहले 7 राइट होते थे। एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, 6 राइट होते थे। राइट टू कंपल्सरी एक्वायर ऑफ प्रॉपर्टी, बट ये अब रिपील हो गया।
अब हमारे 6 राइट है, 7 हुआ करते थे, 6 ही है। आर्टिकल 31 हट गया, आर्टिकल 31 हट गया, आर्टिकल 31 हट गया है। चलो एक एक करके पढ़ते हैं। आर्टिकल, देखो राइट टू इक्वालिटी में कितने आर्टिकल है, ऐसे याद करने का कोशिश करो। 6 राइट्स हैं, हर राइट पे कितने कितने आर्टिकल है? 14 से 18, 14, 15, 16, 17, 18, 5, 14, 15, 16, 17, 18। राइट टू इक्वालिटी में पहले 5 राइट है, 14 से। सर तो 12 और 13 कहां गया? उसमें तो ये डेफिनेशन दिए गए हैं कि राइट्स होते क्या है, वो आपको नहीं पढ़ना है। आप आर्टिकल 14 से पढ़ना स्टार्ट करो। तो आर्टिकल 14 बोलता है इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ स्टेट कैन नॉट डिनाई। सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा और कोई भी गवर्नमेंट इसको डिनाई नहीं कर सकता। ये नहीं बोल सकते कि तुमको प्रोटेक्शन नहीं देंगे। कोई तुमको धमकी दे रहा है, तुम पुलिस में जाओ, पुलिस तुमको प्रोटेक्शन देगा। पुलिस ये नहीं बोल सकता हम तुम्हारे लिए अकेले के लिए नहीं बैठे, जो तुम्हारे लिए एक हवलदार खड़ा कर दे, प्रोटेक्शन में देना पड़ेगा। कभी आप पुरानी हिंदी पिक्चरों में देखे हो कभी कि अगर कोई पुलिस को जाके बोलता है मेरे को जान से मारने का धमकी मिल रहा है, तो पुलिस उसके साथ एक हवलदार या कांस्टेबल खड़ा कर देता था। तो इक्वल प्रोटेक्शन इन लॉ एंड स्टेट कैन नॉट डिनाई, कोई गवर्नमेंट इसको मना नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 14 में लिखा है प्रोटेक्शन वाला बात। एक एक वर्ड याद कर लो, तुम्हारे लिए बेटर होगा। आर्टिकल 14 बोलता है प्रोटेक्शन वाला बात। 14 प्रोटेक्शन, 14 प्रोटेक्शन, 14 प्रोटेक्शन। 15 बोलता है स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन रिलीजन, कास्ट एक्सेट्रा। किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ये आर्टिकल 15 बोलता है। तो 14 प्रोटेक्शन का बात करता है, 15 डिस्क्रिमिनेशन का, कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन यूज ऑफ होटल, रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेस, कुआं यानी वेल्स, टैंक्स, घाट, रोड, जनरल पब्लिक का कोई भी जगह है। अब तुम ये नहीं बोलोगे मेरे अंबानी के एंटीलिया में जाके रहूंगा, मुझे मना नहीं कर सकता। आर्टिकल में लिखा हुआ है ना। अरे बेटा जी, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉपर्टी है, जनरल पब्लिक का जो भी प्रॉपर्टी है, कोई भी होटल, रेस्टोरेंट, पब्लिक प्लेस, वेल, टैंक, घाट, रोड, इन सब में तुमको यूज करने से मना नहीं कर सकते कि तुमको नहीं देंगे, तुमको देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि नीरज जा सकता है इन रोड पे और मेरा स्टूडेंट नहीं जा सकता। स्टेट कैन मेक रूल डिफरेंट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड। हाँ, यहां एक एक्सेप्शन लिखा गया। तो पहला बात याद क्या करोगे? आर्टिकल 14 बात करता है प्रोटेक्शन का, आर्टिकल 15 बात करता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मत लिखाना डिस्क्रिमिनेशन होगा, प्रोटेक्शन होगा और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। हाँ, लेकिन यहां पे एक्सेप्शन क्या दे दिया? गवर्नमेंट को ये पावर है, वो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अलग लॉ बना सकते हैं। कुछ पार्क ऐसे हैं जहां पे सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन अलाउड है। अब तुम बोलोगे मुझे तो कोई भी पार्क में घुसने का फंडामेंटल राइट मिला, लड़ मत जाना वहां पे, जो गार्ड खड़ा रहता है उससे डंडा लेके मारेगा बुरी तरीके से। हाँ, बैकवर्ड क्लास के लिए एजुकेशन या जॉब में थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि उनको रिजर्वेशन मिला और तुमको नहीं। अगेन तुम बोलोगे देखो तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसको 40% में एडमिशन मिल गया, मेरे को 60% या 80% में भी नहीं मिला। ये अलाउड किया गया, ये एक्सेप्शन है। तो 2 एक्सेप्शन आर्टिकल 15 के। आर्टिकल 15 क्या बात करता है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कहीं भी पब्लिक प्लेस का यूज करने में, घाट, टैंक, वॉल, होटल, रेस्टोरेंट, ये सब का, रोड का। लेकिन 2 एक्सेप्शन रखे गए, वुमेन और चाइल्ड के लिए अलग लॉ बन सकता है और बैकवर्ड क्लास के लिए एजुकेशन और जॉब में अलग लॉ बन सकता है। सिर्फ जॉब और एजुकेशन में, बाकी जगह नहीं। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट, नौकरी का सबको बराबरी का हक, एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन में बराबरी का हक। अगेन तुम बोलोगे सर ये वाला एक्सेप्शन तो उसी के लिए था। हाँ था, है बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन कंसेप्ट। लेकिन फिर उसमें ये नहीं हो सकता कि ये बैकवर्ड क्लास है, वो बैकवर्ड क्लास है, उसको नहीं देंगे, इसको देंगे। हम भी जनरल क्लास है, तुम भी जनरल क्लास है, मेरे को मिला, तुमको नहीं मिला, इक्वल अपॉर्चुनिटी वो नहीं हो। बैकवर्ड क्लास और हायर क्लास का डिस्क्रिमिनेशन बोला गया है, उस क्लास के अंदर फिर और डिस्क्रिमिनेशन मना किया गया। आर्टिकल 17 बोलता है अनटचेबिलिटी हटाओ, छुआछूत नहीं चलेगा, छुआछूत नहीं चलेगा। और आर्टिकल 18 बोलता है नो टाइटल। पुराने जमाने में होता था ना, राजा, महाराजा, एम्परर, किंग, तुम बोलते हो किंग कोहली, वो अलग बात हो गया, बट गवर्नमेंट उसको ऐसा कोई खिताब नहीं दे सकता।
अंग्रेजों में दिया जाता था नाइटहुड्स, वो सब अब अलाउड नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड ये लॉर्ड वो, अब कोई भगवान नहीं है, लॉर्ड नहीं है वो लोग। तो वो लोग टाइटल देते थे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला ये गलत बात है। तो नो टाइटल टू जनरल पब्लिक एक्सेप्ट मिलिट्री। अब तुम बोलोगे मिलिट्री में वो कर्नल है, वो जनरल है, वो चलेगा। तुम फॉरेन स्टेट से भी टाइटल नहीं ले सकते इंडिया में, जैसे राजा या सर का उपाधि। फॉरेन गवर्नमेंट भी तुमको इंडिया में अगर ये टाइटल दे रहा है, नॉट अलाउड। तुम इंडियन हो, तुम नहीं लोगे, तुम मना कर दो। तो सबको बराबरी का नाम मिलेगा, कोई राजा नहीं, कोई सर नहीं। अब तुम बोलोगे नीरज सर तो बोलते हैं, बेटा तू नीरज सर बोलते हो, सर नीरज नहीं बोलते हो। समझ में आया? तो आर्टिकल 14 प्रोटेक्शन, आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन का बात करता है, आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी का बात करता है, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को हटाने का बात करता है, आर्टिकल 18 कोई भी टाइटल नहीं मिल सकता एक्सेप्ट मिलिट्री। एक्सेप्शन याद रखना, मिलिट्री है यहाँ पे, या वुमेन चिल्ड्रन और बैकवर्ड क्लास है, एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन में भी बैकवर्ड क्लास है। अब आ जाओ राइट टू फ्रीडम, आजादी 19, 20, 21, 22 4 आर्टिकल से। 19 बोलता है बोलने का और एक्सप्रेशन का हक, अपनी बात को पीसफुली बिना आर्म्स के तुम कहीं पे भी इकट्ठा हो सकते हो, असेंबलिंग कर सकते हो, यूनियन या एसोसिएशंस बना सकते हो, कहीं भी इंडिया में फ्रीली जा सकते हो। तुमको ये नहीं बोल सकता तुम आसाम क्यों आ गया, निकल यहां से। तुम कहीं भी कोई भी जॉब या प्रैक्टिस या प्रोफेशन कर सकते हो, मतलब कहीं भी कोई बिजनेस खोल सकते हो, कहीं भी कोई सीए का ऑफिस खोल सकते हो, कहीं भी कोई लॉयर का ऑफिस खोल सकते हो। तो अपने आप को एक्सप्रेस करने का, कहीं भी जाने आने का फ्रीडम, कहीं भी कोई काम करने का फ्रीडम। तो एक्सप्रेस करने का, जाने आने का, ग्रुप बनाने का और कोई काम करने का फ्रीडम। 4 फ्रीडम का बात कर रहा है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 4 चीजों का बात कर रहा है, बोलने का मतलब स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपना बात रखने का, असेंबलिंग ग्रुप बनाने का लेकिन बिना हथियारों के, यूनियन फॉर्म करने का, कहीं भी इंडिया में आने जाने का, और कोई भी प्रैक्टिस या प्रोफेशन यानी बिजनेस और प्रोफेशन करने का। आर्टिकल 20 बोलता है एक जुर्म का 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता, नो पनिशमेंट ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। और जितना कानून में लिखा है उससे ज्यादा सजा नहीं दे सकते। अगर लॉ में लिखा है इस काम का 2 साल का जेल है तो 2 साल का जेल हो सकता है। और तुम जिसके ऊपर भी कोर्ट में केस होगा उसको अपना केस लड़ने का हक है। देखो यही आर्टिकल है जो अजमल कसाब को भी अपना केस लड़ने का हक दिया, आर्टिकल 20। तो तुमको एक ही जुर्म का 2 बार पनिशमेंट नहीं मिल सकता और तुम अपने लिए जस्टिस के लिए लड़ सकते हो, लड़ने का मौका मिलेगा। आर्टिकल 21 बोला नो पर्सन टू बी डिप्राइव फ्रॉम लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तुम्हारा जिंदगी कोई नहीं ले सकता एक्सेप्ट कोर्ट और मिलिट्री, और तुम्हारा पर्सनल लिबर्टी, पर्सनल आजादी, खाने का, पीने का, रहने का, सोने का, वो कोई नहीं छीन सकता। हम क्या बोला, एक्सेप्ट लॉ, लॉ कर सकता है ये काम। अब तुमको जेल में डाल दिया, तुम बोला मेरा तो आर्टिकल 21 है, आजादी का हक, मेरे को कोर्ट फांसी का सजा नहीं दे सकता, जेल में नहीं डाल सकता, बंदी बना के नहीं रख सकता। बेटा लॉ कर सकता है। नीरज तुमको अपने घर में बांध के रख लिया, ये अलाउड नहीं। और जिसको भी गिरफ्तार किया जाएगा, आर्टिकल 20 बोलता है जिसको भी अरेस्ट किया जाएगा उसको रीजन दिया जाएगा और लॉयर रखने का हक मिलेगा। तो आर्टिकल 19 बोलता है बोलने का, खाने का, घूमने का, ग्रुप बनाने का हक, काम करने का हक। आर्टिकल 20 बोलता है एक बात के लिए 2 बार जेल नहीं होगा और जितना लॉ में लिखा है उससे ज्यादा जेल नहीं होगा। आर्टिकल 21 बोलता है तुम्हारा पर्सनल और लाइफ को कोई भी रोक नहीं सकता, डिप्राइव नहीं कर सकता एक्सेप्ट लॉ। और आर्टिकल 22 बोलता है जिसको भी गिरफ्तार किया जाएगा रीजन दिया जाएगा, लॉयर रखने का हक मिलेगा। नेक्स्ट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयट करना मतलब तुम्हारा फायदा उठाना। एक्सप्लॉयट करना मतलब तुमको बंदी बना के रखना, फायदा उठाना, प्रताड़ित करना। इसके लिए 2-3 आर्टिकल है, 23, 24, 25, 26, 4 सॉरी 23, 24, 25, 26, जिसमें हम लोग 23 और 24 ही पढ़ते हैं।
एक गलती हो गया, सॉरी, 23 और 24 ही है यहाँ पे, सॉरी 23 और 24 दो ही आर्टिकल है यहाँ पे। 23 क्या बोलता है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउड नहीं है, आदमी को पकड़ के बेचना, बेगर जबरदस्ती किसी से भीख मंगवाना, ये अलाउड नहीं है। आर्टिकल 23 बोलता है ट्रैफिकिंग और बैगिंग नॉट अलाउड, जबरदस्ती। और आर्टिकल 24 बोलता है नो चाइल्ड लेबर, बिलो 14 ईयर्स आप किसी से चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते। हाँ, अगर स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कुछ चीजें कंपलसरी है तब अलग बात होगी, लेकिन उसमें भी भेदभाव नहीं होगा। तो बिलो 14 ईयर्स नो चाइल्ड लेबर, गवर्नमेंट को पावर है वो करवा सकती है। हाँ, ट्रैफिकिंग और बैगिंग, ट्रैफिकिंग माने आदमी को बेचना और बेगिंग यानी भीख मंगवाना, ये दो काम अलाउड नहीं। ये वाले पॉइंट जो मैंने ऊपर लिखे हैं एक बार बाद में बात करेंगे, पहले रिमेनिंग नोट्स खत्म कर ले। अब आया राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 से 28, 25, 26, 27, 28, 4। तो अब तक देखा जाए तो पहले में 5 आर्टिकल, दूसरे में 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, फोन नंबर याद करो, 5, 4, 2, 4। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, आर्टिकल 25 बोलते हैं एवरीवन इज अलाउड फ्रीली टू प्रैक्टिस, प्रिफर एंड प्रोपागेट, 3 P है, प्रैक्टिस, प्रिफर एंड प्रोपागेट एनी रिलीजियन विद इन द लॉ के दायरे में रहकर तुम कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस, प्रिफर या प्रोपागेट कर सकते हो। आर्टिकल 26 बोलता है तुम रिलीजियस प्लेसेस ओपन कर सकते हो, मतलब मंदिर मस्जिद खोलना, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाना, वो सब कर सकते हो। आर्टिकल 27 बोलता है नो फोर्सफुल टैक्स, कोई भी रिलीजन बेसिस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि वो मुगल काल में जजिया लगता था। जजिया क्या होता था? अपने धर्म स्थान पे जाने के लिए टैक्स देना पड़ता था, तो वो सब हटाया गया। तो नो फोर्सफुल टैक्स ऑन पेमेंट फॉर एक्सपेंसेस ऑन मेंटेनेंस एनी पर्टिकुलर रिलीजियन, रिलीजन को मेंटेन करने के लिए पैसा लेना हक नहीं है कि तुम अपना धर्म मान रहे हो उसके लिए पैसा दो। नो रिलीजियस एजुकेशन और इंस्टीट्यूशन प्रमोशन आउट ऑफ स्टेट फंड, गवर्नमेंट कोई भी ऐसा फंड नहीं देगा जिससे कोई रिलीजियस स्कूल, रिलीजन रिलेटेड स्कूल या रिलीजन रिलेटेड इंस्टीट्यूशन खोले। गवर्नमेंट पैसा नहीं देगा, तुम खोलो। देखो आर्टिकल 26 बोलता है यू कैन ओपन, बट आर्टिकल 28 बोलता है गवर्नमेंट उसके लिए फंड नहीं देगा। तो आर्टिकल 25 बोलता है तुम कोई भी रिलीजन मान सकते हो, आजादी है। आर्टिकल 26 बोलता है रिलीजियस प्लेस या चैरिटेबल ट्रस्ट ओपन कर सकते हो। आर्टिकल 27 बोलता है रिलीजन को लेकर कोई टैक्स देना नहीं होगा धर्म को मानने के लिए या धर्म को पालन करने के लिए। आर्टिकल 28 बोलता है गवर्नमेंट कोई फंड नहीं देगा रिलीजियस एजुकेशन या रिलीजियस इंस्टीट्यूट खोलने के लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29, 30, तीन हो गए, 2। तो अपने 5, 4, 5, 4, 2, 4, 5, 4, 2, 4, 2, 5, 4, 2, 4, 2, 29, 30। 29 बोलता है राइट टू लर्न एनी लैंग्वेज, सब्जेक्ट और थिंग, तुम कोई भी चीज का पढ़ाई कर सकते हो। और आर्टिकल 30 बोलता है ऑल माइनॉरिटीज आर अलाउड टू ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। जैसे मस्जिद लोग मदरसा खोलते हैं, मुस्लिम लोग सॉरी मदरसा खोलते हैं, वो अलाउड है। ऑल माइनॉरिटीज आर अलाउड टू ओपन एजुकेशन। देखो बोला गवर्नमेंट फंड नहीं करेगा, तुम खोलो ना, वो कोई ना नहीं है। राइट टू आर्टिकल 6 जो है वो हट गया, राइट नंबर 6 हट गया। आर्टिकल 31 कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये हट गया। और आखिरी है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। देखो भैया अगर तुमको ऊपर वाले 5 फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहे हैं तो क्या करोगे, उसका भी राइट लिखा गया। आर्टिकल 32 राइट टू एक्सरसाइज अबव राइट्स, ये ऊपर वाले जितने राइट्स हैं वो सब एक्सरसाइज करने का राइट तुमको मिलता है। और अगर तुमको कोई रोकता है तो तुम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो, कोई लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाने का दरकार है। ये पावर टू सुप्रीम कोर्ट है सीधा। तुम्हारा कोई फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहा है इसको चेक करने का पावर
और उसको वापस अप्लाई करवाने का पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो तुमको अपने ऊपर वाले राइट्स के लिए लड़ने का हक आर्टिकल 32 देता है। Am I clear? तो ये 6 राइट्स एकदम बढ़िया से याद करोगे। एक बड़ा क्वेश्चन तो आना ही आना एग्जाम में इसके ऊपर। अब फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? देखो ऊपर तुमको हक मिला, आर्टिकल 51A, नंबर से याद करना, नंबर से पूछता है आर्टिकल 51A एक्सप्लेन करो। अब आदमी कंफ्यूज, ये 51A क्या है? आर्टिकल 51A तुमको फंडामेंटल ड्यूटीज बताता है। आर्टिकल 51A पार्ट 4A, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 4A, आर्टिकल 51A। नंबर याद कर सकते हो, 4A तो बहुत बढ़िया, 51A तो याद रखना है। ये इंस्पायर कहां से हुआ? देखो भैया, हमारा इंडिया का लॉ, हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मेनली 2-3 जगह से इंस्पायर्ड हुए थे। हमारा मैक्सिमम लॉ ब्रिटिश लॉ से इंस्पायर्ड है, सॉरी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स इतने साल राज किए हम पे, हमारे यहाँ के लोग वहीं जाके पढ़ाई करके आए लॉ का वगैरह का, ब्रिटेन में, फॉरेन में, तो उनके लॉजिक से हम लोग बहुत इन्फ्लुएंस थे। और हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मेनली रशिया को देख के लिखा गया, जो पहले उस जमाने में सोवियत यूनियन बोला जाता था। तो हमारा क्या क्या ड्यूटीज है देश के लिए? हक तो मांग लिए, फिर को ये चाहिए वो चाहिए, अब तुमको क्या क्या करना है देश के लिए? तो रेस्पेक्ट एंड अबाइड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को मानोगे, इंडियन फ्लैग, इंडियन एंथेम, इनका कहीं भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे, इनका रिस्पेक्ट करोगे। चेरिश द आइडिया ऑफ इंडियन फ्रीडम, हमेशा बोलोगे अच्छा हुआ हमको आजादी मिला, अरे यार क्या आजादी मिला फालतू का, ऐसा नहीं, चेरिश करो, खुश हो हम आजाद हैं और हमारे जो फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल किए उस पर खुश हो। अपहोल्ड द प्रोटेक्ट ऑफ सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश का एकता, देश का अखंडता और सोवरेनिटी को अपहोल्ड करो, मतलब संभालो, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको खोने मत दो। डिफेंड कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस, जब देश को जरूरत हो देश को सुरक्षा दो और देश के लिए काम आओ, देश के लिए सर्विस करो। प्रमोट हार्मोनी स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, एकता का, हार्मोनी का मतलब मिलजुल के रहने वाली बात को प्रमोट करो, और स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा का संदेश दो, भाईचारा को संभालो, स्पिरिट, भाईचारा को मानो। प्रमोट रिच हेरिटेज ऑफ इंडियन कल्चर, इंडिया के कल्चर को प्रमोट करो, आगे बढ़ावा दो। नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो। साइंटिफिक टेम्परामेंट रखो, दिमाग को साइंटिफिकली डेवलप करो। ह्यूमैनिज्म लाओ, इंसानियत अपने अंदर। ऑन स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म्स, देश को आगे ले जाने का स्पिरिट रखो। सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाओ। नॉन वायलेंस को प्रमोट मत करो, सॉरी नॉन वायलेंस को प्रमोट करो, सॉरी वायलेंस को प्रमोट मत करो। प्रमोट राइज ऑफ नेशन एंड अचीवमेंट ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर इंडिविजुअली एज वी ऑल आर कलेक्टिवली, एज वेल एज कलेक्टिवली, सॉरी। प्रमोट राइज ऑफ नेशन एंड अचीवमेंट ऑफ एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली, तुम अकेले भी और सब लोगों के साथ मिलके देश को आगे बढ़ाने का काम करो, देश को नए नए अचीवमेंट दो, एक्सीलेंस लाओ कंट्री में। ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटी चाइल्ड एज अ पेरेंट अप टू द एज ऑफ 6, कम से कम अपने घर में हर 6 साल के बच्चे को तब मिनिमम अप टू 6 इयर्स का एजुकेशन दो, मतलब बच्चों को पढ़ाओ। स्टॉप मिसयूज ऑफ पावर, पावर को मिसयूज मत करो। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, ऑलमोस्ट हम लोग नोट्स के एंड पे हैं। सेपरेशन ऑफ पावर, हमारे इंडिया में पावर का बंटवारा कैसे हो, इसका मेन पर्पस क्या था? 2 बातें लिखनी होगी यहाँ पे, पर्पस क्या है और कैसे बंटवारा हुआ। सेपरेशन ऑफ पावर माने लिमिट द पॉसिबिलिटी ऑफ आर्बिट्ररी एक्सेस बाय द गवर्नमेंट। सरकार, देखो कोई भी पॉलिटिशियन अगर पावर में आएगा तो उसके पास अगर फुल पावर आ जाए तो वो तो फिर जो आएगा वो मनमानी करेगा, जिसको मर जाए, ये कोरिया वाला हालत हो जाएगा। वो इंडिया में नहीं होने देना था, तो हमारे पावर को सेपरेट किया गया। तो उसका मेन पर्पस था गवर्नमेंट के एक्सेसिव कंट्रोल को रोकना।
तो उसके लिए हमारे पावर को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, जुडिशियल पावर। एग्जीक्यूटिव पावर माने लॉ को इफेक्ट में लाना, लेजिस्लेटिव माने जो लॉ बनाते हैं, यानी हमारा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां बैठता है वो पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं, और वो जहां बैठते हैं उसको पार्लियामेंट बोलते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जहां बैठता है उसको बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट ही बोलते हैं। तो लॉ बनाने का पावर पार्लियामेंट को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, इनको है। इसके हेड कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर। यूनियन और सेंट्रल लेवल पे पावर बनेगा, कुछ स्टेट लेवल पे पावर बनेगा। उस पावर को एप्लीकेबल करवाने का काम किसका है? इफेक्ट में लाने का काम एग्जीक्यूटिव्स का, यानी गवर्नमेंट सर्विस का, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का। आईएएस, आईपीएस, आईआरएस। आईएएस हो गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस हो गया इंडियन पुलिस सर्विस, आईआरएस हो गया इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल टैक्स बोर्ड, ग्राम पंचायत, कंटेनमेंट बोर्ड, कंटेनमेंट बोर्ड, ये सब हो गए वो डिपार्टमेंट जो पावर को इफेक्ट में लाते हैं, रूल्स को इफेक्ट में लाते हैं, सॉरी। तो लेजिस्लेटिव हो गए पार्लियामेंट वाले, एग्जीक्यूटिव हो गए ये लोग पब्लिक सर्विस वाले। इनका काम है लॉ को इफेक्ट में लाना, इनका काम है लॉ को बनाना। और जुडिशियल का काम है देखना कि लॉ ठीक बना है कि नहीं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और लॉ ठीक से एप्लीकेबल हुआ है कि नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस फॉर इंटरप्रिटेटिंग द लॉ, वो लोग का 2 काम है, जस्टिस देना, कैसे? लॉ को इंटरप्रिटेट करके, और दूसरा काम क्या? इंश्योर कि लॉ इज अपहेल्ड, लॉ फॉलो किया जा रहा है। जस्टिस देना और ये देखना कि लॉ फॉलो किया जा रहा है कि नहीं, और लॉ ठीक से बना है कि नहीं। लॉ को इंटरप्रिटेट भी करना इन्हीं का काम है कि कानून में ये बात क्यों लिखा गया। अब कोर्ट कितने लेवल पे? डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट लेवल, सुप्रीम कोर्ट लेवल। प्रेसिडेंट भी एक टाइप का इंडिया में जुडिशियल पावर रखता है, प्रेसिडेंट को भी वही पावर है। गवर्नर, देखो प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं, गवर्नर स्टेट गवर्नमेंट के लिए होते हैं। ट्राइब्यूनल्स होते हैं अलग अलग, जैसे तुम्हारा नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल जो खाली लॉ, कंपनी लॉ के मैटर को देखेगा। कंज्यूमर डिस्ट्रिक्ट का याद करो, एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन पढ़ते थे, वो हो गए ट्राइब्यूनल्स। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी लोअर कोर्ट, ये सब हो गए आपके जुडिशियल पावर रखने वाले। तो ये लोग का काम है देखना कि देश में जस्टिस है कि नहीं, लॉ को समझना और लॉ फॉलो हो रहा है कि नहीं वो देखना। लॉ को फॉलो करवाने का काम है एग्जीक्यूटिव्स का, लॉ को बनाने का काम है लेजिस्लेचर का। तो ऐसे पावर को डिवाइड किया ताकि कोई किसी को मिसयूज नहीं कर सके, सब एक दूसरे के कंट्रोल में आ जाए। लॉ बनाने वाला लॉ बना दिया, अगर लॉ बनाने वाले गलत लॉ बनाए तो कोर्ट उसको देख के रोकेगा। और लॉ जो बना रहे हैं वो लॉ को इफेक्ट में नहीं ला रहे हैं तो गलत तरीके से इफेक्ट में नहीं ला पाएंगे। जो इफेक्ट में ला रहे हैं उनको कानून बनाने का पावर नहीं है, उनको सिर्फ कानून एप्लीकेबल करने का पावर है, तो वो कानून गलत बना नहीं पाएंगे। तो एक दूसरे पे सब नजर रख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और पढ़ने लायक है, मोटा मोटी वी आर एंड ऑफ द नोट। आर्टिकल 50, स्टेट टू कीप जुडिशियल एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच अपार्ट। गवर्नमेंट को ये देखना पड़ेगा कि जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव ब्रांच अलग अलग हो, दोनों काम एक ही आदमी के हाथ में कभी नहीं है। मेरा लॉ पे नजर रखने का काम, लॉ को एप्लीकेबल करने का काम अलग अलग होना चाहिए। ये काम गवर्नमेंट का है। इट इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉट बाइंडिंग। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, बाइंडिंग नहीं। मतलब कंपलसरी एकदम हूबहू मानना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हो। और सबके ऊपर कौन होगा? प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इज ऑथराइज टू एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। इन सबके ऊपर बॉस होंगे, एकदम हेड ऑफ द बॉडी होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 121 एंड 211 क्या बोलता है? लेजिस्लेचर आर प्रोहिबिटेड टू डिस्कस द एक्शन ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज जो भी डिसीजन लिया है, न तो पार्लियामेंट और ना ही एग्जीक्यूटिव वाले इसको कहीं डिस्कस नहीं करेंगे, इसको ये लोग कहीं पर भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे। आर्टिकल 361 बोलता है प्रेसिडेंट एंड गवर्नर आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम लीगल एक्शन। प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट पे लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, मतलब उन पे डायरेक्ट केस नहीं हो सकता। जुडिशरी हैज पावर टू इवैल्यूएट एंड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच।
तो जुडिशरी को पावर इवेलुएट करने का और लेजिस्लेटिव को पावर है उसको एग्जीक्यूटिव करने का। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव ब्रांच को कंट्रोल करने का पावर जुडिशियल के पास है। मतलब अगर पार्लियामेंट ने कोई गलत लॉ बना दिया या एग्जीक्यूटिव ने लॉ का ठीक से एप्लीकेशन नहीं किया तो उसको कौन रोकेगा या कौन चेक करेगा? जुडिशरी। ये अब दोनों बात आर्टिकल 361 में लिखी गई। आर्टिकल 13 क्या बोला? इफ एनी स्टेट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुडिशरी हैज द पावर टू इनवैलिडेट इट। अगर कोई भी स्टैट्यूट या लॉ, स्टैट्यूट का मतलब कानून या लॉ, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट लग रहा है तो कोर्ट यानी जुडिशरी को पावर है कि वो लोग उसको इनवैलिडेट कर देगा। इट कैन डिक्लेयर एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी एज वॉइड। जिन्होंने एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस वो लोगों ने जो चीज एप्लीकेबल किया है अगर कोर्ट को लगता है वो गलत है तो कोर्ट उसको अवॉइड करके कैंसिल कर सकते हैं। जुडिशरी हमेशा इंडिपेंडेंट होगा लेकिन उसको अपॉइंट पार्लियामेंट करेगा। देखो पार्लियामेंट को, लेजिस्लेटिव को पावर है जुडिशरी को अपॉइंट करने का, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करने का, लेकिन फिर वो अपने काम इंडिपेंडेंस में करेंगे, फिर वो उनके गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं होंगे। लेजिस्लेटिव कैन चेंज जुडिशरी डिसीजन बाय पासिंग अ बिल। ये बड़ा खतरनाक पॉइंट है। लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट अगर उसको जुडिशरी का कोई एक्शन गलत लगता है तो पार्लियामेंट में 3/4 मेजोरिटी से डिसीजन पास करके उसको चेंज कर सकते हैं। 3/4 मतलब 75% वोटिंग पावर से। एवरी ब्रांच टू फॉलो डेमोक्रेसी। सबको डेमोक्रेसी फॉलो करना पड़ेगा। हर जगह मेजोरिटी रूल चलेगा। अगर मान लो 5 जजेस का कोई बेंच है, जजेस का बेंच होता है, अगर आपको आइडिया नहीं है तो सुन लो, सिंगल बेंच जज, 3 बेंच जज, 4 बेंच जज, 5 बेंच जज ऐसे होता है। मतलब वहां पे 5 जज बैठ के मिलकर फैसला लेंगे। अब अगर वहां पे 3-2 से फैसला हो रहा है तो डिसीजन ओके, नहीं तो फेल, मतलब डिसीजन एप्लीकेबल नहीं होगा। मेजोरिटी रूल सब जगह चलेगा। फंडामेंटल ड्यूटीज का इंपॉर्टेंस क्या है? आखिरी 2 क्वेश्चन। फंडामेंटल ड्यूटी का सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो पहला इंपॉर्टेंस है प्रमोट डिसिप्लिन एंड कमिटमेंट। फंडामेंटल ड्यूटीज अगर सब फॉलो करें तो देश में डिसिप्लिन रहेगा, कमिटमेंट रहेगा काम के लिए। एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नेशनल बिल्डिंग। हम लोग अगर सब मिलकर अपना ड्यूटीज को पूरा करेंगे तो देश को बनाने में हम सबका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा, हम सबका हाथ रहेगा। बैलेंस बिटवीन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बैलेंस बना रहेगा। हम सिर्फ अपना हक मांगते रहे, ड्यूटी नहीं करें तो काम गड़बड़ हो जाएगा ना, बैलेंस नहीं होगा। तो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में बैलेंस बनाने के लिए नेशनल फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। मॉरल एंड सिविल फाउंडेशन। देखो जब हम लोग प्रॉपरली कोई ड्यूटीज को फॉलो करते हैं तो हम लोग मॉरली सही हो जाते हैं और हमारा सिविल सेंस बनता है, सोसाइटी अच्छा बनता है। अनसिविलाइज नहीं होते हम लोग, सिविलाइज्ड हो जाते हैं। गार्ड अगेंस्ट एंटी सोशल एक्टिविटी। सब अगर अपना ड्यूटीज पूरा करें ठीक से तो एंटी सोशल काम नहीं होंगे। अगर कहीं पर किसी गरीब को मारा जा रहा है, हम जाके नहीं रोक रहे हैं तो हम अपना ड्यूटीज पूरा नहीं कर रहे, तो उससे सोसाइटी अनसिविलाइज्ड हो रहा है। एंटी सोशल लोग काम कर रहे हैं, गुंडे लोग अपना काम कर रहे हैं। बट वही अगर सब मिलके खड़े हो जाए तो गुंडा लोग वहां पे कुछ नहीं कर पाएगा। री इन्फोर्समेंट ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। देश का नाम ऊपर होगा, देश का पहचान बनेगा बहुत बड़ा कि ये देश बहुत अच्छा फंडामेंटली है। आखिरी आंसर, लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म। सर ये जो भी ड्यूटीज हमारे यहाँ राइट्स ना कंपलसरी है, राइट्स कंपलसरी है। तुमको नहीं मिले तुम कोर्ट जा सकते हो। बोला था ना सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 32 में, तुमको अगर राइट्स नहीं मिले तो। लेकिन ड्यूटीज को लेकर ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि कंपलसरी तुमको अपना ड्यूटी फॉलो करना पड़ेगा। तो कोई लीगल बैकिंग ही नहीं, नो लीगल बैकिंग ड्यूटीज को लेकर। ये लिमिटेशन ऑफ ड्यूटीज है, ड्यूटीज को लेकर कोई बैकिंग ही नहीं है। एब्सेंस ऑफ इंपॉर्टेंट ड्यूटीज। हमारे यहाँ अभी भी टैक्स पे करना कंपलसरी होना चाहिए, वोटिंग कंपलसरी होना चाहिए, ऐसे कोई ड्यूटीज है ही नहीं। वोटिंग तो हम लोग क्या बोलते हैं अपने डिस्क्रिप्शन पे लेते हैं, वोटिंग वाले दिन घूमने चले जाते हैं। टैक्स पे करने के नाम पे तो हम लोग पहले सबसे पहले चोरी का काम करते हैं। इसको लेकर कंपलसरी ड्यूटीज आए नहीं कुछ। वेगनेस ऑफ प्रोविजन, लैक ऑफ क्लैरिटी। सब जगह लिखा गया ऐसा करो वैसा करो, नहीं करोगे तो क्या होगा, कोई पनिशमेंट ही तो नहीं है। कैसे करना है कोई एग्जैक्ट परफेक्ट तरीका बताया। जैसे हर आर्टिकल का देखो ब्रेकअप है, एक एक वर्ड का ब्रेकअप है हर आर्टिकल में राइट्स में, लेकिन यहां ऐसा कोई ब्रेकअप ही नहीं है, क्लैरिटी ऑफ थॉट ही नहीं है। ओवर एम्फेसिस ऑन ट्रेडिशनल वैल्यू। आज भी ट्रेडिशनल वैल्यूज को एम्फेसिस किया जा रहा है, मॉडर्निटी का कोई बात ही नहीं कर रहा ड्यूटीज में।
लैक ऑफ अवेयरनेस, आधे लोगों को तो पता ही नहीं है हमारा ड्यूटीज है क्या, या ऐसा कोई ड्यूटीज बोल के चीज भी है। नो मैकेनिज्म फॉर प्रमोशन, इन ड्यूटीज को आगे प्रमोट करने का कोई सिस्टम ही नहीं है कि कैसे हम पब्लिक को ये ड्यूटीज पढ़ाया जाए। स्कूलों में और में ऐसा प्रॉपर्ली ड्यूटीज पढ़ाने का कोई सिस्टम ही नहीं लाया गया। तो ये थे मेरे नोट्स। अब अगर मैं एक बार आपको बुकिश में दिखा दूं, फटाफट देखो क्वेश्चन में, आप डिटेल में बुक से पढ़ सकते हो, मैं ये बुक का भी लिंक दे दूंगा आपको। देखो इंट्रोडक्शन में तो वही दिया हमारा प्रीएम्बल क्या है, मैंने जो बताया था आपको। अब आता है यहाँ सैलिएंट फीचर्स। तो फीचर्स में मैंने लिखाया था पहला, ये हमारा पहला फीचर तो प्रीएम्बल खुद है। साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पहला फीचर है प्रीएम्बल। तो मैंने आपको ये सब वर्ड पढ़ाया, मैंने आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ाया, उनका मीनिंग पढ़ाया, ये 5 डेमोक्रेटिक पिलर पढ़ाए, एक एक करके देखो रिटर्न कर, ये सब पढ़ने का दरकार नहीं है। हमारा लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सुप्रीमेसी है, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को हमने सबसे ऊपर रखा, लॉ के भी ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन को रखा। जुडिशियल और पार्लियामेंट के ऊपर भी हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रखा है। हमारे लॉ में फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, गवर्नमेंट को क्या करना नहीं करना वो सब भी लिखा गया है। ये मैंने लिखा हम लोग फेडरल रिपब्लिक है। हम लोग फेडरल रिपब्लिक का मतलब सर हमारा कंट्री कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, अमेरिका इनकी तरह कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया, लेकिन हमारे में अलग क्या है, हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, अलग अलग वोटिंग होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट डिवीजन है, जो लोग अपना अपना काम अलग अलग करते हैं। हमारे यहाँ सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट बॉडीज है, मतलब म्युनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत। तो वैसा ब्रेकअप और कहीं नहीं है, हमारे यहाँ है। ये मैंने पहले बोला था रूल ऑफ लॉ। अच्छा, मैंने एक चीज नोट्स में बोली थी, मैं बाद में पढ़ाऊंगा, वो भी सुन लो। देखो ऊपर लिखा गया था ना, एक टॉपिक मैंने लिखा था रूल ऑफ लॉ, जिसमें मैंने कहा कि लॉ विल बी सुप्रीम ओवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, मतलब नेताओं के ऊपर भी कानून होगा। अब उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा बना दिए थे यहाँ पे, कि जैसे उसके फीचर्स बोल के लिख देना, अगर ये एग्जाम में आ जाए तो उसका फीचर्स बोल के लिख देना कि लॉ का सुप्रीमेसी होगा, सब कानून की नजर में इक्वल होंगे, चाहे नेता हो चाहे पब्लिक, और प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट होगा, सबको न्याय मिले, यही पहला स्पिरिट है हमारे लॉ का। देखो इसीलिए हमारे कानून में बोला भी जाता है, भले 100 मुजरिम छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे लीगल स्पिरिट को प्रीडोमिनेंस दिया गया, नेचुरल जस्टिस को प्रीडोमिनेंस दिया गया। नेचुरली क्या सही लग रहा है वो जस्टिफाइड होना चाहिए, कानून में क्या लिखा है एग्जैक्टली वो फॉलो नहीं होना चाहिए। इसीलिए लॉ को इंटरप्रिटेट किया जाता है। इंटरप्रिटेशन माने लॉ का एनालिसिस करना। ये बात फीचर्स में लिख सकते हो। देखो यहाँ पर भी इन्होंने लिया रूल ऑफ लॉ बोल के टॉपिक रखा, तो वही बोला सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ होना चाहिए ओवर एनी अदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अथॉरिटी इन अ कंट्री। ये बात एक इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट को लॉ से गाइड करना है, मतलब गवर्नमेंट के ऊपर भी लॉ है। ये बहुत बोला गया, मैंने पहले बोल दिया था, तो मैंने यही उसका फीचर्स भी लिया कि सुप्रीमेसी ऑफ द लॉ का, हर चीज में कानून ऊपर हो। कहीं भी कोई बात डाइसी लग रहा है तुरंत देखो लॉ क्या बोल रहा है, जो लॉ बोल रहा है उसको समझो, उसको इंटरप्रिटेट करो, उसको फॉलो करो। कानून की नजर में सब इक्वल होगा, चाहे वो राजा हो या गरीब, अमीर हो या गरीब, सबको जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट मिलेगा। अब इसके अंदर लिखना तुम्हारा काम है बेटा, बना के लिख के आना, बीकॉम है, नंबर नहीं देगा। तुम्हारा कोई भी पोजीशन हो, तुम्हारा कोई भी रैंक हो, तुम कितने ही अमीर हो कितने ही गरीब हो, कानून की नजर में सब इक्वल है। तुम प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर हो, सबके ऊपर सेम लॉ चलेंगे। अब यहां लिख देना, ये आर्टिकल 14 to 18 में इसका बात हुई, इक्वालिटी का बात कहां हो रहा है, आर्टिकल 14 to 18 में, ये ना राइट टू इक्वालिटी। अब ये ज्ञान बना के लिख दो, ये भले आर्टिकल्स को थोड़ा एक्सप्लेन करके, और एक्सप्लेन करने का मन है तो। प्रीडोमिनेंस ऑफ द लीगल स्पिरिट, हर बार लीगल स्पिरिट ऊपर होगा। लीगल स्पिरिट मतलब जस्टिस फॉर ऑल,
कोर्ट को भी ये बात समझना पड़ेगा कि नेचुरली जस्टिस क्या है। एक आदमी अगर सेल्फ डिफेंस में मर्डर कर दे तो उसको फांसी नहीं दे सकते। मतलब लीगल स्पिरिट क्या बोल रहे हैं, लॉ लिखते वक्त क्या सोचा गया था इस बात के ऊपर। फिर यहां पे एक टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसका मेन मैंने वहां पर्पस भी लिखा था, देखो ऑब्जेक्टिव सेपरेशन ऑफ पावर का, जहां मैंने नोट्स बनाया। ये देखो मैंने यहाँ पे उसका पर्पस भी लिख दिया है, यानी ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव लिखो, उसका मीनिंग लिखो, कंसेप्ट या मीनिंग जो भी है। इतना लंबा ज्ञान मत लिखना, लेकिन लिखना 5-6 लाइन लिखना। इट इज नेसेसरी डिवीजन ऑफ पावर अमंग द वेरियस स्टेट ऑर्गन्स, ऑर्गन्स माने ग्रुप्स। ये वाला पॉइंट आप लिख सकते हो। इसका इंपॉर्टेंस मैंने लिखा है, ये मेरे शायद नोट्स में नहीं, तो इसका इंपॉर्टेंस यहां से पिक कर सकते हो। सबको प्रोटेक्शन मिले, इसका फायदा क्या होगा? तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि अगर लॉ डिवाइड ब्रेकअप होंगे, चीजों के ड्यूटीज का ब्रेकअप होगा, काम का बंटवारा हुआ रहेगा, सबको प्रोटेक्शन मिलेगा, सबको आजादी मिलेगा, सब देश में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, सब एक दूसरे के ऊपर चेक रखेंगे, तो कोई गलती नहीं होगा, लॉ फॉलो होगा प्रॉपरली। तो यही बात यहां पे लिखी हुई। लेजिस्लेचर का काम है रूल पास करना, एग्जीक्यूटिव का काम है रूल को अप्लाई करवाना, और जुडिशियल का पावर है चेक करना कि रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं। देखो मेरा भी नोट्स वैसे ही है मोटा मोटी, क्योंकि एक चीज पे गौर करो, तो मैंने भी देखो यहाँ पे आर्टिकल 50, 121, 211, 361, आर्टिकल 13 इनके बारे में लिखा है। तो देखो वही यहाँ पर भी किया इन लोगों ने, बुक्स में भी स्टेटस को पूरा एक एक करके सेक्शन पर देखो, आर्टिकल 50, आर्टिकल 121, 211, आर्टिकल 361, तो उतना पॉइंट लिख दोगे आपका बहुत है आंसर। आर्टिकल 13, तो वो जो मैंने पॉइंट लिखे उसके नीचे वही वहां पे आपको भी लिख के आने, अगर ये सेपरेशन ऑफ पावर का टॉपिक आ जाए पूरा। मीनिंग लिखो, पर्पस लिखो, तीनों बंटवारा लिखो, कौन आता है उसके अंदर, उनका क्या काम है, एंड लास्ट में वो जितने पॉइंट्स है उसको फीचर्स बना के लिख दो, आर्टिकल 211, 361। अब यहाँ एक एक करके मीनिंग समझाए, सोविजिनिटी का, सोशलिज्म का, डेमोक्रेसी का, मैंने ऊपर लिख दिया सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म सर्वधर्म समाभावा, ये वाला लाइन आप यूज कर सकते हो। सेकुलरिज्म का मतलब यही होता है सब धर्म को समान भाव से देखना, सब धर्म को समान भाव से देखना। जो पाकिस्तान नहीं फॉलो किया, जब आजादी मिला वो लोग बोला हम लोग प्रॉपरली मुस्लिम देश कहलाएंगे, कोई देश प्रॉपरली सिख देश कहलाता है, चाइनीज या क्रिश्चियन बुद्धिस्ट कहलाते हैं, कोई देश प्रॉपरली क्रिश्चियन धर्म का माना जाता है, अमेरिका। बट हमारे यहाँ पे सिखिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, जैन, पारसी सब है, तो हमने सब धर्म को इक्वल इंपॉर्टेंस देने का बात की, कोई को लेकर भेदभाव का बात नहीं की। अब इसके अंदर आप चाहो तो एग्जाम में अगर ये टॉपिक एक्सप्लेन करने आ जाए तो आपके पास आर्टिकल्स है लिखने के लिए, आर्टिकल्स को यूज करना लिखने के लिए, राइट्स वाला आर्टिकल्स को यूज करना लिखने के लिए, तब आपका आंसर बड़ा होगा, तब आपका आंसर बहुत बढ़िया से बड़ा हो जाएगा। राइट्स को यूज करना अपने आंसर्स में, ये इतना लंबा ज्ञान नहीं पढ़ने का दरकार है। तो ये तो क्वेश्चन आंसर आ गए। यूनिट 2 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, देखो यहाँ पे वही देखो, वो जो 4 ऑब्जेक्टिव थे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उनके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे। देखो फिर से प्रीएम्बल को ये एक्सप्लेन किया, फंडामेंटल राइट्स एक एक पकड़े चला, ये देखो पूरा चार्ट बनाया हुआ है जो मेरे नोट्स में भी है, एक एक करके आपका फंडामेंटल राइट्स को लिखा गया। ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, फंडामेंटल राइट का नेचर या फीचर्स। तो ये एब्सोल्यूट राइट है, मतलब 100% फॉलो करना पड़ेगा हर गवर्नमेंट को, हर कोर्ट को, कि सिटीजन का ये राइट हैम्पर नहीं होना चाहिए, कंपलसरी राइट है ये राइट ना जस्टिस देने के लिए बनाए गए, ये हर सिटीजन को अकेले अकेले भी, तुम ये नहीं बोल सकते कि ग्रुप में होंगे तो ये राइट फॉलो होगा, तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, नहीं सबके लिए राइट है, हम अकेला भी लड़ सकते हैं अपने राइट के लिए। तुम ये राइट को सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और अमेंड नहीं कर सकता।
इसको चैलेंज किया जा सकता है कोर्ट में केवल, ये राइट एग्जैक्टली फॉलो होंगे कि नहीं। लेकिन कोर्ट क्या बोलते हैं, ये राइट को ब्रेक नहीं कर सकते। और इससे ज्यादा यहाँ पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। एक एक करके जस्टिस का मतलब बताया, जो मैंने भी लिखा है, सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्या होता है, ये रहा एक्सप्रेशन वाला पॉइंट। ये सारे राइट्स तो एक एक करके पकड़ के एक्सप्लेन किए, जो मैंने भी किया आपके लिए। तो मोटा मोटी यही आपके नोट्स है। और तो यहाँ पे देखते चलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मिल जाए तो पढ़ लेंगे। ये सब कुछ मत पढ़ना बैठ के। ड्यूटीज हम लोगों ने पढ़ा, ये रहा हमारा सारा ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A ना, आर्टिकल नंबर याद रखना। ड्यूटीज का लीगल स्टेटस सर कंपल्सरी नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल सही है, मतलब एग्जैक्टली फॉलो करना जरूरत नहीं है, लेकिन फॉलो होता है। मोटा मोटी वी आर डन। थैंक यू स्टूडेंट्स।